अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो फ्रेंड्स आज जो है हम टेंसेस के हवाले से सेकंड लेक्चर अपना स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारा आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ अहम चीज़ें इसके बारे में बता दूं। अक्सर स्टूडेंट्स को देखिएगा, हमेशा इस चीज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है कि पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस होते हैं इसमें जो है फॉर्म ऑफ वर्ब में से कौन सी वर्ब लगती है, कौन सी फॉर्म लगती है वर्ब की, और इसमें जो है इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगाया जाता है। इस चीज़ में थोड़ी सी कंफ्यूजन अक्सर स्टूडेंट्स को होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आज की जो इस वीडियो में मैं आपकी तमाम जितनी भी कंफ्यूजन है पास्ट एंड डेफिनेट को लेके वो आज सब इसी लेक्चर में क्लियर कर लूँ। तो चलिए जो है हम अपना टेंसेस को स्टार्ट करते हैं। तो टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले देखिएगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि टेंसेस जो है पास्ट इंडेफिनिट, इसको करने के लिए आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसमें जो है थोड़ी सी फॉर्म ऑफ वर्ब में थोड़ी सी चेंजिंग है। वर्ब फर्स्ट सेकंड कहीं लग रही होती है, कहीं सेकंड लग रही होती है, फर्स्ट भी लगती है इसमें। तो इसलिए आपको जो है लाजमी अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब्स रेडी रखनी है। अगर आपको नहीं भी आती तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी के मुतालिक बनाऊंगा कि आपने जो है अपनी फॉर्म ऑफ वर्ब को कन्वर्ट किस तरह करना है, उनको कंस्ट्रक्ट किस तरह से करना है। तो आपकी एक चीज मैं आपको जो है डिटेल में बता दूंगा। तो टेंसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इस चीज के बारे में जानेंगे कि इनको जो है टेंसेस को 12 हिस्सों में किस तरह से डिवाइड किया गया है, किस तरह से इनको अलग अलग किया गया है। तो वही तरीका सबसे पहले हम जानेंगे। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो बेसिक टेंसेस होते हैं वो है हमारे पास तीन। सबसे पहले हमारे पास है प्रेजेंट, सेकंड नंबर पे हमारे पास है पास्ट, और थर्ड नंबर पे हमारे पास है फ्यूचर। ये हमारे जो है मेन टेंसेस होते हैं, मेन पार्ट्स हैं उनकी, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिएगा मजीद इसकी भी जो है इनको भी अलग अलग चार पार्ट्स में जो है अलग अलग से डिवाइड किया गया है। तो उन चार पार्ट्स में आपको बता दूं कि वो कौन कौन से हैं। तो इसमें जो है इनके अगले जो नेक्स्ट चार पार्ट्स हैं उसमें जो है सबसे अहम बात यह है कि इन तीनों के जो चार चार पार्ट्स हैं वो बिल्कुल सेम है। तो सबसे पहले नंबर पे हमारे पास जो है वो है इंडेफिनिट। सेकंड नंबर पे हमारे पास है परफेक्ट, सॉरी, कंटिन्यूस। थर्ड नंबर पे हमारे पास है परफेक्ट, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस। अब हमारे जो टेंसेस हैं इनको फ्रेंड्स देखिएगा कुछ इस तरह से अलग अलग पार्ट्स में इस तरह से डिवाइड इन्हें किया गया है। बेसिक हमारे पास ये वाले तीन है, लेकिन इन तीनों के जो है जो चार चार पार्ट्स हैं वो कुछ इस तरह के हैं। लेकिन मेन चीज आप दोबारा याद रखिएगा कि ये जो चार पार्ट्स हैं ये इसी प्रेजेंट के यही चार है, पास्ट के भी यही चार है, और फ्यूचर के भी यही चार है। इन सब के सेम सेम है। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है इस स्ट्रक्चर का समझ आ चुका होगा। जो नए नए स्टूडेंट्स जो टेंसेस पढ़ना स्टार्ट करते हैं, अक्सर उनको इस चीज़ में प्रॉब्लम होती है कि टेंसेस बेसिक होते कितने किस्म के हैं, उनको बेसिक पता नहीं होता। तो उनके लिए सबसे इजी स्ट्रक्चर यही है कि वो जो है टेंसेस को एक दरख्त की तरह समझे, और बाकी ये जो इनकी ब्रांचेस हैं इनको ब्रांच के तौर पे समझ लें। तब जाके आपका जो भी डाउट होगा इस चीज़ को समझने में, इस स्ट्रक्चर को समझने में, तो वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा। तो अब हम जो है स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट जो है वो पढ़ चुके हैं, तो आज हम पढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। फिर इसी तरह ही फ्यूचर इंडेफिनिट पढ़ेंगे, फिर प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे, पास्ट कंटिन्यूस और फ्यूचर कंटिन्यूस। फिर इसी तरह इन तीनों के ये जो चार पार्ट्स हैं स्टेप बाय स्टेप करके इनके जो 12 लेक्चर्स बनते हैं तो वो इंशाल्लाह हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। तो चलिए आज जो है हम अपना फर्स्ट वाला लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पास्ट इंडेफिनिट। आज हम पास्ट इंडेफिनिट के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट जो टेंस है इसको जो है स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छे तरीके से करना है, अपने जो इसकी कन्वर्सेशन होगी, फार्मूला कंस्ट्रक्ट करना होगा,
उसके लिए आपको स्टूडेंट देखिएगा फॉर्म ऑफ वर्ब का बहुत ज्यादा आना लाजमी है। अगर आपको फॉर्म ऑफ वर्ब्स नहीं आती तो ये चीज आपने याद रखनी है कि आप जो है अपना जो है पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल भी नहीं समझ सकते और ना ही आप कर सकते हैं। तो इसको करने के लिए आपको जो है फॉर्म ऑफ वर्ब्स का आना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पास्ट इंडेफिनिट का जो फर्स्ट है, हम सबसे पहले इसका यूजेस चेक करेंगे कि इसको यूज कहाँ कहाँ किया जाता है और किन किन जगहों में किन किन किस कंडीशन में कहाँ किस तरह से इसको यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हम इसके इस्तेमालात के बारे में जानेंगे। तो इसका जो फर्स्ट नंबर यूज है वो यूज इट फॉर एन एक्शन which started and finished in the past at any particular or specific time। ये है हमारा पास्ट इंडेफिनेट का पहला इस्तेमाल। अब देखिएगा यहाँ टाइम से एक चीज याद रखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ इस यूज में हमारा टाइम के साथ किसी भी किस्म का कोई भी लेन देन या किसी भी किस्म का कोई भी लिंक, हमारा कोई भी वास्ता इससे नहीं है। लेकिन पार्टिकुलर है एक मखसूस टाइम की जो बात हो रही हो उसके मुतालिक अगर हम बात करें तो उस कंडीशन में हमारे पास जो है एक मखसूस टाइम की हमें जरूरत पड़ेगी। लेकिन टाइम से हमें किसी किस्म का कोई भी लेना देना इसके साथ बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब हम इसको अगर दोहराएं, फॉर एग्जांपल देखिएगा, फॉर वी यूज इट फॉर एन एक्शन विच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट एट एनी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक टाइम। अब इसमें देखिएगा हम जो है टाइम से हमारा कोई लेना देना बिल्कुल भी नहीं है। अब इस चीज में स्टूडेंट्स को जो सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है वो ये है कि क्या हम पास्ट के गुजरे हुए टाइम के गुजरा हुआ जो वक्त है उसमें हमारी जो डेली रूटीन्स हुआ करती थी क्या हम उसके बारे में बता सकते हैं। तो आपने बिल्कुल भी जो है कंफ्यूज नहीं होना है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। लेकिन थोड़ा सा एक स्टेप हम आगे चले जाएं तो वही टॉपिक हमारा आएगा, फिर मैं आपको उसके बारे में डिटेल में बता दूंगा। लेकिन फिलहाल आपने एक चीज याद रखनी है कि यहाँ किस चीज के बारे में बात हो रही है, एन एक्शन के बारे में। अब एन एक्शन का क्या मतलब है? एन एक्शन का यहाँ वो मतलब है कि कोई भी काम, ऐसा काम जो पास्ट में सिर्फ एक दफा हुआ हो, बार बार रिपीट ना हुआ हो बल्कि एक ही दफा हुआ हो, एन एक्शन का यहाँ वो मतलब है। तो अब कोई भी काम है जो आपने पास्ट में किया हो, एक ही दफा हुआ हो, बार बार ना दोहराया हुआ हो लेकिन एक दफा हुआ हो। और सेकंड कंडीशन क्या है? विच स्टार्टेड एंड फिनिश्ड इन द पास्ट, जो कि काम शुरू पास्ट में ही हुआ हो और पास्ट में ही खत्म हुआ हो। अब फॉर एग्जांपल देखिएगा ये मार्कर है, ये मार्कर मैंने कल लिया हो, परसों लिया, तरसों, साल पहले लिया हो, 1.5 साल पहले, जब भी लिया है मैंने इसको कितने बार खरीदा? एक बार लिया। और इसकी पेमेंट मैंने कितनी बार की? जाहिर है एक बार मार्कर लिया है तो एक बार ही इसकी मैंने पेमेंट की है। अब कोई भी काम हो जो पास्ट में एक ही दफा हुआ हो, यहां हम उसके बारे में बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अब कोई भी काम हो जो हमने एक बार खरीदा, फॉर एग्जांपल ये मैंने आपको मार्कर की दे दी, या एग्जांपल की मार्कर मैंने एक बार खरीदा और उसकी पेमेंट भी मैंने एक बार की है। अब कोई भी चीज है, कोई भी काम है जिसकी आपने खरीदारी की हो, सेल किया हो, आपने अपनी कोई चीज या किसी को कोई चीज दी हो, किसी से ली हो, लेकिन शर्त क्या है? एक बार हुआ हो। कोई भी चीज जो आपने एक बार ली और खड़े खड़े उसी की पेमेंट कर दी, तो इसका क्या मतलब? पास्ट में जो काम शुरू हुआ था वो वहीं खत्म हो चुका। तो यहाँ उस चीज के बारे में बात हो रही है। तो उम्मीद करता हूं आपको इसका जो फर्स्ट यूज है उसके बारे में आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। तो अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड यूज। दूसरा नंबर पे जो इसको इस्तेमाल किया जाता है वो इस्तेमाल किया जाता है पास्ट की डेली रूटीन को बताने के लिए। पास्ट की डेली रूटीन के लिए। अब सेकंड नंबर पे यूज क्या कह रहा है कि भाई पास्ट इंडेफिनिट में आप अपनी पास्ट की जो गुजरे हुए वक्त की कोई ऐसा काम जो बार बार रिपीट हुआ हो, आप वो भी बता सकते हैं। लाजमी नहीं है कि नहीं बता सकते, लेकिन बता सकते हैं क्योंकि हमें सेकंड नंबर यूज यही कह रहा है कि आप अपने पास्ट की डेली रूटीन को भी पास्ट इंडेफिनिट में बता सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट की जो डेली रूटीन है उसका क्या मतलब है?
ये मतलब कोई भी काम जो आपने पास्ट में बार बार दोहराया हो। फॉर एग्जाम्पल पास्ट में, फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल जाते थे, स्कूल में जाने का क्या मतलब हुआ, अब स्कूल जाहिर है एडमिशन लेने के बाद एक बार तो बंदा जाता नहीं है स्कूल, क्या हम डेली रूटीन पे स्कूल जाते थे। अब ये हमारी रोजमर्रा जिंदगी में पास्ट में ये चलता रहा कि हम स्कूल जाते थे, किस कंडीशन में, डेली रूटीन में जाते थे। और कोई भी काम हो जो डेली रूटीन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है पास्ट इंडेफिनिट में, अब वो किसी भी किस्म का कोई भी काम हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा हम क्रिकेट खेलते थे पास्ट में, अब खेलना भी क्या है, ये डेली रूटीन में आता है, लेकिन खेलते थे पास्ट। अब इसका क्या होगा, पास्ट की कोई भी बात हो जो डेली रूटीन पे हो, अब मजे की बात यह है कि उससे लेकिन अभी का कोई ताल्लुक ना हो। ये टाइम लाइन से आप कुछ समझिएगा, देखिएगा, ये फॉर एग्जाम्पल हमारा है प्रेजेंट, अब का टाइम जो अभी का टाइम है, इससे कोई ताल्लुक ना हो। पिछला गुजरा हुआ जो टाइम है उसका कोई भी ताल्लुक ना हो, बेशक वो एन एक्शन कोई भी एक काम जो आप एक बार कर चुके हो या फिर डेली रूटीन पे किया हो, उसका अभी से किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए। तब हम जो है ये टाइम लाइन से मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं ताकि आपको इजीली इसके बारे में समझ आ जाए। कोई भी काम जो पास्ट में जैसे फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट में बताया कि कोई भी काम एन एक्शन जो पास्ट में ही हो, पास्ट में ही वो मामला खत्म हो गए हों, उससे अभी का हमारा किसी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं होगा। अब यहाँ स्टूडेंट देखिएगा, आपको एक और चीज की मैं बता दूं कि अगर आप पास्ट इंडेफिनिट में अपनी डेली रूटीन बताना चाहते हैं, किसी को बताना चाहते हैं या कुछ भी करते हैं, तो आपको क्या कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम की जरूरत पड़ती है। अगर आपको डेली रूटीन पास्ट की बतानी है तो आपको क्या किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एडवर्ब ऑफ टाइम की। इस चीज की आपको जरूरत पड़ेगी, एडवर्ब ऑफ टाइम की। अब यहाँ मैं कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम लिख लेता हूं ताकि आपको इजीली इसके बारे में समझ आ जाए। तो मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा इरेज कर लेता हूं ताकि आपको थोड़ा सा जो है इजीली मैं बता सकूं। अब यहाँ मैं लिख लेता हूं एडवर्ब ऑफ कुछ टाइम्स लिख लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल ऑलवेज, एनी टाइम, ऑफ्टन, या फिर विन आई वॉज। ये मैंने कुछ एडवर्ब ऑफ टाइम लिख लिए हैं। अब एडवर्ब ऑफ टाइम क्यों जरूरी है, एडवर्ब ऑफ टाइम इसलिए जरूरी है क्योंकि हमने पास्ट की डेली रूटीन बतानी है। अब पास्ट की डेली रूटीन आपने बतानी है तो लाजमी है कि आपके पास एडवर्ब ऑफ टाइम लाजमी होना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ आ चुकी होगी कि हमने अगर पास्ट की डेली रूटीन बतानी है तो उसके लिए हमें जो है एडवर्ब ऑफ टाइम की जरूरत लाजमी पड़ेगी। तो यहां तक अब जो है क्लियर हो गया होगा। आपका कोई भी डाउट हो तो अब हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट को जो है इसके फार्मूले को किस तरह से रेडी करना है, किस तरह से इसके जुमले बनाने हैं, तो अब हम चलते हैं उस स्टेप की तरफ। तो सबसे पहले देखिएगा, पास्ट इंडेफिनिट को करने के लिए मैं आपको फिर बता रहा हूं कि आपको फॉर्म ऑफ वर्ब का आना बहुत ज्यादा जरूरी है, लाजमी है। एक किस्म का आसान अल्फाज में मैं कहूँ ना, इसकी जो सेकंड नंबर पे है फॉर्म ऑफ वर्ब की सेकंड जो कंडीशन है, सेकंड फॉर्म है, वो लाजमी पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बनी है। आसान अल्फाज यही है कि वो बनी ही इसीलिए है सेकंड फॉर्म, ताकि हम पास्ट इंडेफिनिट को इजीली कर सके। तो सबसे पहले मैं इसका फार्मूला लिख लेता हूं। अब देखिएगा, किसी भी सेंटेंस को क्लियर करने के लिए जाहिर है हमारे पास फार्मूले का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैं इसका फार्मूला आपको बता देता हूं कि हमारे पास इसका फार्मूला क्या है। सबसे पहले हमारे पास सब्जेक्ट, फिर है वर्ब, और फिर हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट। ये है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब देखिएगा, हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो बेशक किसी भी किस्म का हो, ही हो, शी, इट, आई, वी, दे, यू, या फिर किसी भी किस्म का कोई भी नाम हो, उससे हमें कोई इशू नहीं। लेकिन यहां आपने एक चीज याद रखनी है कि हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारे साथ वर्ब की जो है उसमें हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, जी हाँ बिल्कुल, हमारे पास सेकंड फॉर्म की जरूरत हमें लाजमी पड़ेगी। किसमें,
अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब इस साइड पे मैं कुछ जो है वर्ब की फर्स्ट और सेकंड फॉर्म लिख देता हूं एग्जांपल के तौर पे, ताकि आपको समझ आ सके। तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं यहां लिख लेता हूं गो। अब गो की सेकंड फॉर्म क्या है? वेंट। अब गिव है, गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गिव। टेक की सेकंड फॉर्म है टुक, और यहां ड्राइव लिख लेता हूं। ड्राइव की सेकंड फॉर्म है ड्रॉप। ये हमारे पास कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं जो मैंने एग्जांपल के तौर पे, कोई एक सेंटेंस मुझे इसकी एग्जांपल बनानी पड़ जाए, इसका जो है इसको कंस्ट्रक्ट करना बन जाए, तो उसके लिए जरूरत के लिए मैंने जो है ये कुछ फॉर्म ऑफ वर्ब्स फर्स्ट और सेकंड लिख लिए हैं। अब स्टूडेंट्स आपने एक चीज का ख्याल ये रखना है, जबकि हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म ही चाहिए अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो याद रखिएगा हमारा जो है ये जो फर्स्ट वाली फॉर्म्स हैं, फिलहाल हमारा इससे किसी भी किस्म का कोई भी ताल्लुक नहीं है, सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में। अब अफर्मेटिव सेंटेंस का क्या मतलब है कि हम किसी भी काम से इनकार नहीं करते, इसमें किसी किस्म का कोई भी इनकार नहीं होता। इसीलिए हमें जो है फर्स्ट फॉर्म से इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है, सेकंड फॉर्म से ताल्लुक हमारा इसलिए है क्योंकि हमारे वर्ब के साथ कौन सी फॉर्म लगनी है? सेकंड फॉर्म लिखनी है। अब फॉर एग्जांपल मैं इसका एक जुमला बना के आपको बता देता हूं। सब्जेक्ट हमारे पास क्या है? फॉर एग्जांपल शी है। अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या आ गया है? शी आ गया है। मैंने आपको बताया था हमारा सब्जेक्ट कुछ भी हो, अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी? सेकंड फॉर्म लगेगी। अब यहां से फॉर एग्जांपल मैं गिव ले लेता हूं। शी, अब हमारा सब्जेक्ट आ गया शी। अब हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब हमारे क्या है? गिव। गिव की सेकंड फॉर्म क्या है? गेव। शी गेव मी रुपीज 100। अब हमारे पास जो फर्स्ट एग्जांपल है, शी गेव मी रुपीज 100। अब ये हो गई हमारे पास पास्ट एंड डेफिनेट के अफर्मेटिव सेंटेंस की एक मिसाल, एक एग्जांपल के तौर पे, ताकि मैं आपको बता दूं कि इसकी मतलब किस तरह से इसको जो है जुमले के मुताबिक हम एक जो है सॉरी फार्मूले के मुताबिक एक जुमला कैसे बना सकते हैं। तो इसीलिए मैंने आपको ये एक एग्जांपल मैंने यहाँ लिख दी है। शी गेव मी रुपीज 100। अब देखिएगा मैं यहाँ गिव भी लगा सकता था, लेकिन एक कंडीशन के मुताबिक देखा जाए तो नहीं लग सकता, मैं लगा ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो पास्ट इंडेफिनिट की अफर्मेटिव सेंटेंस है उसमें हमारी कौन सी फॉर्म लगेगी? जाहिर है सेकंड फॉर्म लगेगी, तो हम कौन सी लगाएंगे? सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे। तो इसीलिए मैंने क्या किया, गिव की जगह सेकंड फॉर्म गेव लगा दी। तो आपको इस जो है फर्स्ट वाले अफर्मेटिव सेंटेंस की उम्मीद करता हूं जो है इसको आपको समझ आ चुकी होगी। तो अब हम नेक्स्ट में चलते हैं जो है इसके नेगेटिव सेंटेंस की तरफ। तो नेगेटिव सेंटेंस का सबसे पहले मैं यहाँ फार्मूला लिख लेता हूं। सबसे पहले हम फार्मूला लिखेंगे नेगेटिव सेंटेंस का। तो नेगेटिव सेंटेंस का हमारे पास फार्मूला क्या बनता है? सब्जेक्ट प्लस, अब इसको स्टार्ट करने से पहले आपने एक और यहां मैं एक और लिख लेता हूं। फर्स्ट फॉर्म डू और सेकंड नंबर इसकी डिड है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस में फार्मूला बनाने से पहले मैंने यहाँ जो ये लिखा हुआ है फॉर्म डू, डू की सेकंड फॉर्म हमारे पास क्या होती है? डिड होती है। अब इससे जरा हमें ये चीज थोड़ी आसानी से समझ आएगी। तो देखिएगा डिड जो है, अब आपको पता है हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी डिड को इसको किस लिए इस्तेमाल किया था? एक हेल्पिंग वर्ब के तौर पे। अब यहां इसका मतलब डू का मतलब करना है, लेकिन उस टाइम करना नहीं था। क्यों इसका मतलब करना? इसलिए नहीं था क्योंकि ये एक एज अ हेल्पिंग वर्ब था। हेल्पिंग वर्ब सिर्फ हमारी हेल्प करते हैं हमारे टेंस को क्लियर करने के लिए। तो अब यहां हम क्या लगाएंगे? डू की सेकंड फॉर्म लगाएंगे डिड, सब्जेक्ट प्लस डिड। अब नेक्स्ट में क्या लगेगी? जाहिर है नेगेटिव है तो नॉट लगेगा, और फिर यहां हमारे पास क्या लगेगा? ऑब्जेक्ट। अब ये हमारा जो है नेगेटिव का फार्मूला बन गया है। ये हमारा अब नेगेटिव का फार्मूला क्लियर तौर पे बन चुका है। अब यही जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी, अगर इसी एग्जांपल को मैं इसके तौर पे बनाऊं नेगेटिव के, तो ये किस तरह से बनेगा? सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट शी, अब डिड आएगा, शी डिड नॉट, ये नॉट आ गया।
अब शी डिड नॉट, अब यहाँ आपने एक चीज याद रखनी है, सॉरी यहाँ मैं छोटी सी गलती होगी है, मैं इसको जरा क्लियर करता हूँ, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं ताकि आप थोड़ी सी जगह बन जाए। शी के बाद आ गया डिड, डिड के बाद आ गया नॉट, फिर वर्ब, और फिर हमारे पास क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा नेगेटिव सेंटेंस। अब सब्जेक्ट की जगह शी आ गया, डिड हमारे पास सेकंड फॉर्म लग चुकी है। अब देखिएगा यहाँ एक कंफ्यूजन ये है कि अब यहाँ मैंने सेकंड फॉर्म क्यों लगाई। अब सेकंड फॉर्म मैंने इसलिए लगाई क्योंकि हमारे पास यहाँ होने ही सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होना था, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस में डिड जो है सब्जेक्ट के बाद आता है। अब यहाँ हमने कौन सी फॉर्म लगानी है, यहाँ हम लगाएंगे वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म हम क्यों लगाएंगे, क्योंकि देखिएगा ग्रामर का एक उसूल है कि जब भी हमें सेंटेंस को रेडी करने में जब हम किसी भी फॉर्म का एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल मैंने देखिएगा यहाँ डिड का जो इस्तेमाल था सेकंड फॉर्म का मैंने यहाँ कर दिया है, तो अब हम इसका दोबारा से यूज नहीं कर सकते। ग्रामर का ये उसूल है कि अगर आप एक बार एक फॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं तो आप दूसरे नंबर पे उसका जो है बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो इसीलिए यहाँ हमारी क्या लगेगी, फर्स्ट फॉर्म लगेगी। शी डिड नॉट, अब वर्ब की कौन सी फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, तो मैं क्या लगाऊंगा, गेव की जगह गिव लगा दूंगा। अब गिव हमारी फर्स्ट फॉर्म थी, इसीलिए मैंने क्या फर्स्ट फॉर्म ही लगा दी, क्योंकि ऑलरेडी मैं यहाँ सेकंड फॉर्म लगा चुका था। शी डिड नॉट गिव मी ₹100। ये बन गया हमारा पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस का फार्मूला, और ये उसके साथ उसकी एग्जाम्पल भी बन गई। तो उम्मीद करता हूं आपका यहां तक क्लियर हो चुका होगा। अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के जो है एफर्मेटिव और नेगेटिव हो गया। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। तो सबसे पहले हम इंट्रोगेटिव का क्या लिखेंगे, फार्मूला लिखेंगे। अब याद रखिएगा पास्ट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा क्या आता है, डिड हमारे पास सबसे पहले आता है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे अपना, डिड हमने देखिएगा यहाँ इसके जो सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही थी, अब हम यहाँ लगा चुके हैं। अब इसके बाद वर्ब के साथ हम कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो सेकंड फॉर्म थी वो हम ऑलरेडी यहाँ लगा चुके हैं। तो हमारे पास फार्मूले में सबसे पहले डिड आ गया, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। ये आ गया हमारे पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क भी लगता है, तो ये हमारा आ गया जी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव का फार्मूला कुछ इस तरह का है। अब देखिएगा यहां भी हमने जो वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म लगाई उसकी वजह यही हुई कि हम ऑलरेडी अपनी जो सेकंड फॉर्म है उसका इस्तेमाल पहले से ही कर चुके हैं। तो लिहाजा हम ग्रामर के उसूल के मुताबिक देखें तो हम अब वर्ब के साथ सेकंड फॉर्म का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम जो है फार्मूले के स्टार्ट में अपनी सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल कर चुके हैं। तो अब हम जो है ये वाली जो एग्जांपल है इसका भी इस्तेमाल हम जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी लगा के चेक करते हैं कि ये किस किस्म से बनता है हमारा जुमला। अब डिड हमारा पहले है तो हम डिड को पहले लगाएंगे, डिड शी गिव मी ₹100। अब देखिएगा इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डिड हमारे पास पहले आ गया, फिर सब्जेक्ट आ गया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं दोबारा से बता रहा हूं फर्स्ट फॉर्म इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सेकंड फॉर्म लग चुकी है। तो इसके लिए क्या हमने इसीलिए यहां अपनी फर्स्ट फॉर्म लगा दी। और यहां मैंने जुमला देखिएगा इस तरह से पूरा किया है, डिड सब्जेक्ट शी, फर्स्ट फॉर्म आ गया वर्ब की गिव मी ₹100, और यहां आएगा हमारा क्वेश्चन मार्क जो कि ये वाला यहां लगेगा। तो उम्मीद करता हूं आपको जो है इस स्ट्रक्चर की बिल्कुल भी समझ क्लियरली आ चुकी होगी। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप थोड़ा सा वीडियो को जो है ना बैक करके दोबारा देख सकते हैं। अब देखिएगा मैंने जो है अपने पास्ट इंडेफिनिट के जो तीनों फार्मूले हैं
हर एक की अलग अलग से मिसाल आपको करके दिखा दी है। तो मेरे मुताबिक उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो ये था आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट के बारे में लेक्चर। तो इंशाल्लाह आपको जो फॉर्म ऑफ वर्क का मैंने बताया था उसकी मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वीडियो बना के उसके मैं आपको जो है अपलोड कर दूं। तो उसके लिए आपने लाजमी जो है चैनल सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को ऑल पे करना है, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।